नमस्कार किसान भाइयों, गर्मी सर्दी या हो बरसात, हर खेत मांगे कुछ खास। जी हाँ किसान भाइयों, मौसम परिवर्तन के साथ साथ हमारे खेत खलिहान हमसे कुछ विशेष सामयिक कार्यों की मांग करते हैं और ऐसे ही कृषि संबंधित सामयिक कार्यों की जानकारियों से सजा सवरा रहता है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में क्या है खास आपके लिए। किसान भाइयों, आज के अंक में हम जानेंगे कि प्याज की खेती किस प्रकार से की जाए, साथ ही साथ शरतकालीन गन्ने की खेती में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। तो चलिए अंक की शुरुआत करते हैं मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। गेहूं को बचाएं दीमक से, लहसुन में फफूंद जनित रोग, पशुओं में विषाक्तता एवं उपचार, पावर टिलर चलित निंदाई गुड़ाई यंत्र और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दीमक असिंचित एवं हल्की भूमि का एक प्रमुख हानिकारक कीट है। इसका प्रकोप फसल की हर अवस्था में पाया जाता है। दीमक पौधे की जड़ों को काटता है, जिससे पौधा सूख जाता है और उसे खींचने पर वह आसानी से उखड़ जाता है। गेहूं की खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरिफास 20 EC दवा की 1 लीटर मात्रा को रेत की 4 किलो मात्रा में मिलाकर छिड़काव करने के बाद सिंचाई करें, या लिंडेन 20 EC दवा 2 लीटर की मात्रा में 4 किलोग्राम रेत और यूरिया में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करें और सिंचाई कर दें। या खड़ी फसल पर फीप्रोलिन दवा सिंचाई के दौरान पानी के साथ बूंद बूंद कर बहाने से भी भूमि के अंदर दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। लहसुन की फसल में ये समय पौध संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। लहसुन की फसल में फफूंद जनित रोग की संभावना रहती है, जिससे फसल की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। अगर सही समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो फसल के पौधे मरने लगते हैं। ऐसी स्थिति या तो फसल पर अधिक सिंचाई के कारण फफूंद से होती है, या असमय बरसात के कारण भी अधिक नमी होने से फसल पर फफूंद जनित रोग का प्रभाव बढ़ जाता है। किसान फसल का निरीक्षण करते रहें। फसल की जड़ सड़ी हुई मिलने पर रिडोमिल दवा 25 ग्राम व स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 75 ग्राम दवा को प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। आजकल खेतों में रासायनिक एवं कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। इससे ग्रसित चारे को खाकर पशु भी इसके कुप्रभाव से नहीं बच पाते। इसके सेवन से पशुओं में विषाक्तता आ जाती है। पशुओं का तापक्रम नीचे गिरने लगता है, आंखें उभरी हुई व पुतली बड़ी दिखाई देने लगती है। व इसके अलावा पशु को सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, दस्त, मुंह में झाग, पेट फूलना, चक्कर आना, बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पशु को तुरंत पशु चिकित्सालय ले जाना चाहिए व प्राथमिक उपचार के लिए पशु को विषहर मिश्रण दवा, जिसमें चाकल 10 ग्राम, मैग्नीशियम ऑक्साइड 5 ग्राम मिलाकर देने से विष का असर कम हो जाता है। इस बीच समय रहते पशु का उपचार कराना चाहिए। ये उपकरण 6 से 8 हार्स पावर के आकार के पावर टिलर हेतु विशेष रूप से विकसित किया गया उपकरण है, जिसमें मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतर वाली फसलों जैसे सोयाबीन, ज्वार, चना, अरहर आदि की निंदाई गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए यह उपकरण बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें यंत्र खिंचवा प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा, हत्ता, प्रचालन पहिया, स्वीप आदि लगाए गए हैं, जो इस उपकरण को और अधिक कारगर बनाते हैं। इसकी कार्यक्षमता 0.18 से 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है व इसकी प्रचालन लागत लगभग 360 से 530 रुपया प्रति हेक्टेयर आती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि आगामी दिनों में मौसम साफ रहेगा और ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। किसान 21 दिन की हुई गेहूं की फसल में सिंचाई करें, जिससे फसल का जमाव अच्छा हो जाए। इस समय चने की फसल में इल्लियों का प्रकोप देखा जा रहा है। रोकथाम के लिए खेत में अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की 2 से 2.5 फीट ऊंची खूंटियां खेतों में अनेक स्थानों पर परभक्षी पक्षियों को बैठने के लिए लगाएं। चने के पूर्व में लगाई गई फसल में शाखाएं निकलते समय सिंचाई अवश्य करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि प्याज हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न अंग है। प्याज का उपयोग हम सब्जी के साथ साथ मसालों के रूप में भी करते हैं। प्याज की खेती में यदि हम सही समय पर कुछ विशेष सामयिक कार्यों को करेंगे तो उससे जहां एक और होने वाली हानि से बचा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर लाभ की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। प्याज की खेती में कौन कौन से सामयिक कार्य करने चाहिए, यही आज हम जानेंगे कृषि वैज्ञानिक AK नायडू से। यह जो खेत आप देख रहे हैं, इसमें हमने प्याज का सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लिया हुआ है और मुख्यतः प्याज में 2 किस्में प्रचलन में हैं। एक तो एग्री फाउंड डार्क रेड, जिनका उत्पादन खरीफ के मौसम में किया जाता है, और दूसरा एग्री फाउंड लाइट रेड, जिसका उत्पादन ठंड के मौसम में किया जाता है। तो ये जो फसल देख रहे हैं आप, ये ठंड के मौसम के लिए है और इसका बहुतायत से उपयोग होता है क्योंकि साल भर इन्हीं बीजों के माध्यम से प्याज की सप्लाई होती है। और मुख्यतः पहले प्याज महाराष्ट्र जैसे इलाकों में ली जाती थी, मगर अब अच्छी किस्मों के प्रचलन से इनका चारों तरफ प्रोडक्शन होने लगा है, जिससे बाजार में प्याज की खपत और इसको देखते हुए किसान को एक अच्छा उपक्रम मिला है बीज से पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आज बाज़ार में प्याज की कीमत भी काफ़ी महंगी है, 35 से 40 रुपए किलो, और सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेने से किसान काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है थोड़े से एरिया में। तो यह सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, ये विगत 1 माह की फसल है जो हमने तैयार की है और इसमें प्रति हेक्टेयर कम से कम 5 क्विंटल से लेके 7 क्विंटल बीज हमको प्राप्त होगा। और इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमको कंद तैयार करना पड़ते हैं, जो 1 साल पहले, क्योंकि प्याज की फसल जो है मुख्यतः साल भर की होती है अगर आपको सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम लेना हो, क्योंकि पहले 6 महीने में इसका बल्ब तैयार होता है, फिर जब बल्ब तैयार हो जाता है फिर उसको खेतों में लगाया जाता है, जिससे उसमें कल्ले फूटते हैं और फिर इसमें फूल आने के बाद बीज तैयार होता है। तो इस तरीके से आप ये फसल देख रहे हैं। इसकी प्रक्रिया ये है कि बीज उत्पादन के लिए कम से कम 25 क्विंटल के हिसाब से बल्ब जो हैं प्रति हेक्टेयर में लगते हैं और खाद का निर्धारण भी फसल के हिसाब से किया जाता है, जिसमें 100 से 125 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। इसी तरीके से 70 से लेके 80 किलो सुपर फॉस्फेट दिया जाता है और साथ में इसमें म्यूरेटा पोटाश भी कम से कम 50 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से शुरुआत में ही दे दिया जाता है। अच्छे उत्पादन के लिए इसमें एजोस्पेरिलम का प्रयोग करने से उपज अधिक प्राप्त होती है और प्याज करीब 6 महीने की फसल है,
इसको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है और मार्च के आखिरी में और अक्टूबर के 15 से 20 दिनों के बीच में इसका काटा जाता है। तो इस तरीके से क्या है प्याज की खेती की जाती है। सबसे अच्छी चीज़ यह है कि प्याज में नींदा नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए आजकल जो दवाइयाँ प्रचलित हैं उनका उपयोग बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करें तो इसकी उपज भी बढ़ती है और साथ ही साथ लेबर के उपयोग भी कम होता है। और ऑक्सीफ्लोराफेन नाम की दवा 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर प्याज के कंद बोने के 1 महीने के बाद अगर आप इसमें स्प्रे करें तो 70 से 80% आपको खरपतवार से इसमें नियंत्रण पाया जाता है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, जैसा कि हमें पता ही है कि गन्ना एक नगदी फसल है। गन्ने की खेती हम वर्ष में 2 बार ग्रीष्मकालीन और शरतकालीन करते हैं। शरत काल में गन्ने की खेती करके अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। गन्ने की खेती में कौन कौन सी किस्मों का चयन करना चाहिए और कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यही आज आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं AK चटर्जी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। मैं आपको गन्ने के विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में जो प्रचलित गन्ने की जातियां हैं उनको 2 वर्गों में पकाव के अवधि के आधार पर हमने बांटा है। पहला शीघ्र पकने वाली जातियां जो 10 से 12 माह में पक के तैयार होती हैं और दूसरी जो ग्रुप है वो मध्यम देर से पकने वाली जातियों का है, वो 12 से 14 माह में पक के तैयार होती है। तो मैं आपको सीधा हमारे जो प्रमुख जातियां हैं उनके में संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँगा। ये जो हमारी पहली जाति है को 7318, ये मध्यम देर से पकने वाली जाति है। 1200 से 1400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज की क्षमता है। साथ ही ये कीट व अन्य रोग जो गन्ने में प्रचलित हैं उनसे ये निरोधी जाती है और गुड़ बनाने के हिसाब से भी ये बहुत उपयुक्त जाती है। साथ ही मैं एक चीज़ इस जाति के बारे में और आपको विस्तार से थोड़ा बताना चाहूँगा। ये जाति का जो छिलका है ये थोड़ा कड़क होने से इसमें जानवरों का नुकसान, जैसे कई जो किसान भाई के खेत बहुत अंदरूनी हिस्सों में हैं जहाँ जंगली सुअर व दूसरे प्रकार के जानवर उनको प्रकोपित करते हैं, उनसे इसके छिलका कड़े होने के कारण काफ़ी बचाव होता है। और गुड़ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, गुड़ के लिए भी बहुत उपयुक्त जाति है। किसान भाइयों, ये हमारी दूसरी प्रजाति है को 7219। ये वैसे तो काफ़ी पुरानी जाति है मगर उपज की दृष्टि से और गुड़ बनाने की दृष्टि से व जड़ी की दृष्टि से ये काफ़ी उपयुक्त जाति है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये हमारे अखिल भारतीय परीक्षण जो जातियों के होते हैं उसमें यह जाति मानक जाति के हिसाब से हम इसको उपयोग करते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा आपको, यह जाति में एक विशेषता ये है, वैसे तो ये मध्यम देर से पकने वाली है मगर इसकी पकाव की अवधि काफ़ी लंबी समय तक चलती है। 10 से 12 माह में ये तैयार हो जाती है और 14 माह तक कंटिन्यूस चलती रहती है। और इसमें जो शक्कर की गुणवत्ता है वो भी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है। साथ ही इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है जिसका गुड़ बहुत अच्छा बनता है। ये मध्यम देर से पकने वाली जातियों में ये अभी हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रचलित जातियों में है। इसमें शक्कर की मात्रा बहुत ही अच्छी है और इसके कारण इसको गुड़ के लिए भी काफ़ी उपयुक्त जाति मानी गई है। 1200 से 1400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज की क्षमता है। साथ ही इसमें रोग निरोधी क्षमता भी
है, जो हमारे यहाँ पे उकटा व लाल सड़न रोग का जो प्रकोप कुछ क्षेत्रों में देखा गया है, उससे भी ये जाति बची हुई है। और इसमें हमारे साथ इसमें सबसे जो अच्छी खासियत है, जो ऐसे किसान भाई जो गुड़ के लिए गन्ना उत्पादन करते हैं, उनके लिए सबसे उपयुक्त जाति है। किसान भाइयों, ये बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी हमारे गन्ने में मध्यम देर से पकने वाली प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई है, जिसको हम को 99-004 के नाम से जानते हैं। और खूबी तो हमें जैसा मध्यम देर से पकने के साथ है, इसमें उपज की क्षमता बहुत अच्छी है ही, 1200 से 1400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। और मैं साथ में इसमें ये और बताना चाहूँगा कि यह जाति इसकी अच्छी गुणवत्ता व उपज के कारण हमारे अखिल भारतीय परीक्षण में मानक जाति के हिसाब से भी सम्मिलित की गई है, जिससे आप इसकी महत्ता को समझ सकते हैं। ये मध्यम देर से पकने वाली बहुत ही अच्छी जाति है, जो 1400 क्विंटल से ज़्यादा भी यदि आपने पर्याप्त प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी इसको अपनाया है, तो उससे ज़्यादा भी हम उपज इस जाति से प्राप्त कर सकते हैं। को 99-006 यह भी मध्यम देर से पकने वाली अधिक उपज और अधिक शक्कर की मात्रा वाली जाति है। और यह भी हमारे कोयम्बटूर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा इजाद की हुई जाति है, जो हमारे मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। और हमारे किसान भाई इस जाति को भी काफ़ी हद तक पसंद कर अपना रहे हैं। ये हमारी जाति है को JN 9806, जो कि मध्यम देर से पकने वाली जाति है और बहुत ही अच्छी उपज की इसकी क्षमता है, 1200 से 1400 क्विंटल तो ये देती है। यदि उपयुक्त कंडीशन इनको दी गई तो ये उससे ऊपर भी जा सकती है। और सबसे अच्छी खासियत इस जाति की ये है कि इसकी जड़ी बहुत ही अच्छी है, रोग निरोधी होने के साथ साथ शक्कर की मात्रा भी इसमें ज़्यादा है। और जो किसान भाई गुड़ लेना पसंद करते हों, उसके लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त जाति है। विगत वर्ष हमारे विश्वविद्यालय द्वारा यह जाति प्रदेश के लिए अनुशंसित की गई और हमारे जो राज्य स्तर पे इस जाति को हमारे प्रदेश के लिए रिलीज़ की गई है। यह जाति है को JN 86-600। उपज, शक्कर, रोग निरोधी सारी खूबियाँ तो इसमें साथ में है ही। मैं आपको इसकी अच्छाई के बारे में एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, जो हमारे अखिल भारतीय स्तर पर सारे दूसरे प्रदेशों में भी जो इस जाति पे परीक्षण किए गए हैं, इसमें यह तीसरे नंबर पे आई है सारे भारतवर्ष में। तो इससे यह प्रदर्शित करता है यह जाति जी इसमें कितनी अच्छी उपज की क्षमता व गुणवत्ता है। किसान भाइयों, ये हमारे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की हुई दूसरी मध्यम देर से पकने वाली जाति को 95-05 है, जो मध्यम देर से पकने के साथ साथ उपज व गुणवत्ता में बहुत अच्छी आंकी गई है। और ये जाति हमारे अखिल भारतीय परीक्षण में भी फिलहाल अनुशंसित है और जिसका परीक्षण अन्य प्रदेशों में भी किया जा रहा है, जो ये विदित करता है कि यह जाति कितनी उत्तम उपज व गुणवत्ता के हिसाब से है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जाति मोटे के साथ साथ लगभग एक गन्ना 1.25 किलो से 1.5 किलो का इसका होता है और इसी कारण से इसकी उपज की क्षमता दूसरे अन्य जातियों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आंकी गई है। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी?
किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधित समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-1551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम के द्वारा दी गई जानकारियां आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज की यात्रा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।